चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन हो गया और मेरे को करके जरूर भेज देना। अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है। तो लाइक यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इनफ्लक्स करके और एक होता है एफ्लक्स करके। ठीक है। तो इनफ्लक्स का मतलब है कि लाइक हमारे पास कोई पाइप है तो उसमें फ्लूइड जो एंटर हो रहा है उसको इनफ्लक्स कहेंगे, यानी कि फ्लूइड जो है कितना एंटर हो रहा है, और एफ्लक्स मतलब फ्लूइड कितना बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है द वर्ड एफ्लक्स मींस फ्लूइड आउटफ्लो, यानी कि आउटफ्लो कितना हो रहा है, और इनफ्लो जो होगा उसे इनफ्लक्स कहेंगे। ठीक है। तो टॉरिसेली डिस्कवर्ड दैट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज गिवन बाय अ फार्मूला आइडेंटिकल टू दैट अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या करा, जो एफ्लक्स होता है यानी कि जो पानी बाहर गिर रहा होता है किसी भी टैंक में से, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी रहेगी वो टॉरिसेली ने बताया था किसी ओपन टैंक से। ओपन टैंक का मतलब क्या है कि उस पे जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है वो कौन सा लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ओपन टैंक का मतलब ये है। ठीक है। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो बिल्कुल वैसा था जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए होता है, यानी कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए यूज करते हैं तो वैसा होता है। तो कंसीडर अ टैंक containing a liquid of density rho with a small hole in its side at a height y1 from the bottom। तो यहाँ पर एक टैंक कंसीडर किया गया, उसमें एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है और उसमें एक छोटा सा होल है और एक साइड पर है, और वो कहाँ पर है, y1 हाइट से, मतलब नीचे जो उसकी उसका जो बॉटम सरफेस है, बॉटम से y1 हाइट ऊपर है। द एयर अबव द लिक्विड हुज सरफेस इज एट हाइट y2 इज एट प्रेशर p। उसके ऊपर जो एयर है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर जो एयर है और उसका जो सरफेस आपका y2 पर है, y2 हाइट पर है नीचे बॉटम से, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो p प्रेशर लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये केस समझ लेते हैं, ये आपको टैंक दिया हुआ है, ये फिगर में आप देख सकते हो टैंक दिया हुआ है। तो ये टैंक के अंदर ये जो है वो आपका रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, एंड यहाँ पर क्या है, ये जो आपको हाइट दी गई है, ये वाली जो यहाँ से लेके हाइट दी गई है बॉटम से, ये आपकी y1 हाइट है, ये आपको दिखा भी रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो y1 हाइट पे क्या है, एक होल हमने माना है कि एक होल यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर जो पानी टोटल यहाँ पर जितना ऊपर तक भरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी मानी है हमने, y2 मानी है। तो ये आप देख सकते हो y2 हाइट इन्होंने दिखाई है, पूरा पानी जितना भरा हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पर क्या है, जो आपका प्रेशर है। ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, मतलब ये पानी के ऊपर जो खाली जगह वहां पर जो प्रेशर इन्होंने माना है वो आपका P के बराबर माना है, P2 इक्वल टू P के बराबर माना है। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने कंसिडर की हैं, और इसको जो है हमने H हाइट मान लिया, यानी कि y1 हाइट के ऊपर जहां तक आपका होल है, होल के ऊपर जहां तक आपका पानी का लेवल है, वहां तक हमने जो हाइट मानी है वो H1 मानी है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन ये समझ सकते हो कि y1 प्लस H की वैल्यू जो है वो आपकी y2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। y1 क्या है, जो आपका होल है वहां तक की हाइट नीचे से, और h क्या है, होल से लेके ऊपर सरफेस तक की हाइट, और टोटल जो हाइट नीचे बॉटम से लेके सरफेस तक की वो आपकी y2 है। तो y1 प्लस एच इज इक्वल टू y2, ये आपको एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, बेसिकली ओपन टैंक तो उन्होंने बोला, लेकिन इसको ऊपर से इन्होंने क्लोज कर रखा है। ओपन टैंक का मतलब ये कि लिक्विड के ऊपर लाइक थोड़ी सी स्पेस उन्होंने छोड़ी है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इन्होंने पॉइंट कंसिडर किया, ये 1 पॉइंट कंसिडर किया है, और इधर वाला जो पॉइंट इन्होंने कंसिडर किया रेफरेंस पॉइंट, ये 2 पॉइंट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि ये एयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में, क्योंकि पानी यहाँ से क्या है, बाहर आएगा, तो पानी जब यहाँ से बाहर आएगा इसका मतलब ये कि एयर यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर आप जो प्रेशर लगता है वो देख रहे होगे, वो पी देख रहे हो, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ ऊपर जो सेकंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कुछ अलग होगी, क्योंकि ऊपर से इन्होंने एनक्लोज कर रखा है। ठीक है। तो अब उसके बाद है यहाँ पे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2। तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता है, v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2 ये होता है। ठीक है। और v2 की वेलोसिटी, मतलब v2 वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर निकालना चाहे तो वो a1 अपॉन a2 इंटू v1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये रिलेशन हमने यूज करा, और उसके बाद है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक E2 इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द होल। तो भाई आप ये देख सकते हो, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ ये सब जो है। ठीक है। तो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक आपका A2 एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये एरिया बेसिकली किसका है कि जिस टैंक में पानी भरा हुआ है, तो पानी का जो सरफेस है, वो जो आपका पूरा एरिया
ले रहा है वहां पे टैंक के अंदर, वो वाला आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। और A1 जो एरिया है ये आपका स्मॉल होल जो है जहां से पानी बाहर को आएगा। ठीक है, तो जहां से पानी इस तरीके से जो भी बाहर को आएगा, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो A2 की वैल्यू है वो आपकी मच मच ग्रेटर देन है किससे, A1 से। यानी कि A1 जो है A2 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो काफी छोटा है। ठीक है, तो उसके बाद है, ये हो गया A2 is much much greater than A1, then we may take the fluid to be approximately at rest at the top, that is V2 is equal to 0। ठीक है, तो अभी जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर इस्तेमाल करी थी, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, A1 V1 is equal to A2 V2। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई A2 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, और अगर हम मान लो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालते हैं, V2 की वैल्यू निकालते हैं सपोज, तो V2 जो आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलेगा वो क्या मिलेगा, A1 V1 अपॉन A2, ये आपको मिल गया। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई A1 की जो वैल्यू है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू A2। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि A1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है। अगर ऐसा हो जाता है तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो A1 जो है इसकी जो वैल्यू हमने लगभग लगभग 0 के आसपास मान लिया, एक्चुअली में वो 0 नहीं है, लेकिन A2 के कंपैरिजन में वो इतनी छोटी है कि ये जब आप सॉल्व करोगे A1 V1 अपॉन A2 तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 0 के बराबर मिलेगा। यानी कि V2 की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग हमने 0 मान ली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो टैंक में पानी भरा हुआ है, जब आपका ये V1 वेलोसिटी से यहाँ पर ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ वाले छोटे वाले होल से जब पानी निकल रहा होगा, तो यहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी यानी कि पानी का लेवल जिस रेट से आपका धीरे धीरे नीचे कम हो रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी। कहने का मतलब ये है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक जो घर पे आपके यहाँ पर छत पर जो टैंक रखा होता है जिसमें पानी आप स्टोर करके रखते हो, जो 1000 लीटर या 500 लीटर या 2000 लीटर का होता है, तो अगर आप उसमें छोटा सा होल कर दोगे तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से बाहर आएगा। लेकिन जब टैंक में आप ऊपर से देखोगे तो आपको उसका लेवल बहुत ही स्लो चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है 1 घंटे में आपको पता लगेगा कि हाँ 3 या 4 सेंटीमीटर का लेवल नीचे हो गया। तो उसकी स्पीड लगभग लगभग 0 के बराबर होगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो V2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, नाउ अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2। तो यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे हम क्या लगा रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो पाइप का केस पढ़ के हमने बर्नौली इक्वेशन को समझा था, अब वही पाइप का केस आप यहाँ पर समझ लो कि वन एंड कौन सा है आपका, वन एंड आपका ये है जहां से पानी बाहर निकल रहा है, और सेकंड वाला एंड कौन सा है जहां पर पानी आपका टैंक में ऊपर लेवल तक भरा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसमें बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो पहला वाला जो पॉइंट है आपका, वहां पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माना है, प्रेशर की वैल्यू क्या है वहां, पीए के बराबर है। और वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो पानी की है उस जगह पर V1 है, होल की जगह पर। ठीक है, और ये क्या है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि रो जी H1 होता है। तो H1 यानी कि हाइट यहाँ पर बॉटम से कितनी है, Y1 हमने मानी है, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी Y1 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, जो प्रेशर की वैल्यू है वो इन्होंने आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 0 मानी है, नहीं सॉरी 0 नहीं, प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमने P मानी थी। ठीक है, तो ऊपर आप ये देख सकते हो P2 वाला जो पॉइंट है, यानी कि सेकंड वाला जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे P2 की जो वैल्यू है वो इन्होंने P के बराबर मान रखी है, तो वो हमारा P हो गया। ठीक है, और V2 की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो हाफ रो V2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वहां पर 0 के बराबर हो गई। और ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है किसका, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और रो जी इंटू H2 हो जाएगा, और H2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Y2 के बराबर है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हाइट 2 जो है वो आपकी Y2 के बराबर है। ओके, तो अब आपने ये बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लगा ली, और इसके बाद आपने यहाँ पर क्या क्या करा है, आपने V1 की जो वैल्यू है, क्योंकि V1 की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, या स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना है, तो एफ्लक्स का मतलब जो पानी बाहर जा रहा है होल से, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आपकी V1 के बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, और यहाँ पर इन्होंने एक और रिलेशन को इस्तेमाल करा है, जो कि Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि Y1 प्लस H इज इक्वल टू Y2 के बराबर है, तो Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन भी इन्होंने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, और जब आप ये रिलेशन यहाँ पर यूज करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा 2GH प्लस 2 ब्रैकेट में P माइनस पी अपॉन रो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हेन P इज ग्रेटर ग्रेटर देन PA एंड 2GH मे बी इग्नोर्ड।
ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर क्या होता है, जो पी की वैल्यू है, यानी कि जो वाटर का सरफेस है टैंक के अंदर, उसके ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और जो आपका 2GH है, इसको भी हम क्या कर लें, अगर इग्नोर कर दें। अब इसको इग्नोर कैसे कर रहे हैं कि ये जो 2GH आपको दिख रहा है, 2GH का मतलब ये है कि आपने क्या करा कि 2 को G से मल्टीप्लाई करा, उसको H से मल्टीप्लाई करा, और उसकी वैल्यू आप ये कंसीडर कर रहे हो कि वो बहुत कम है बाकी वैल्यूज के कंपैरिजन में। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज डिटरमाइंड बाय द कंटेनर प्रेशर। तो क्या होगा अगर हम इन दोनों चीजों को ऐसा मान लेते हैं कि P की वैल्यू बहुत ही ज्यादा आपकी किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और दूसरी चीज की 2GH को आप इग्नोर कर देते हो, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एफ्लक्स की वैल्यू है या जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, वो आपका डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कंटेनर के प्रेशर पे। कंटेनर का प्रेशर मतलब जो पी की वैल्यू है आपकी, यानी कि P2 की जो वैल्यू पी के बराबर है। ठीक है। तो सच ए सिचुएशन अकर्स इन अ रॉकेट प्रोपल्शन, और यही सेम जो होता है वो आपका रॉकेट प्रोपल्शन में भी होता है। ऑन द अदर हैंड इफ द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अब ये दूसरी केस ले रहे हैं कि मान लो ये जो हमारा केस था, ये तो ऊपर से टैंक हमने बंद कर रखा था। ठीक है। मतलब इन्होंने करा क्या है बेसिकली, पहले मतलब ये बोल तो ऐसा रही थे कि हम ओपन टैंक की बात कर रहे हैं, कि जो हम कैलकुलेशन अपनी निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, ओपन टैंक के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमने दूसरी लाइन में पढ़ा था, देखो यहाँ पर ये लिखा भी था, स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक। तो इन्होंने पहले क्या करा, पहले इन्होंने टैंक को क्लोज कर दिया, उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करी, और उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि मान लो अगर यहाँ पर टैंक को हम ओपन कर देते हैं, तो दूसरा केस ये लेकर आया और इन्होंने बोला कि टैंक को जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो जो P2 की वैल्यू है जो कि हमने P के बराबर ली थी, वो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ठीक है। और अगर मान लो ऐसा होता है, अगर मान लो ऐसा होता है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो आपको P माइनस पी ए दिख रहा है, ये PA माइनस पी ए हो जाएगा, यानी कि इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर आपको V1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, √2GH के बराबर मिल जाएगी। ठीक है। और यही जो आपकी वेलोसिटी होती है, ये किस में होती है, आपकी फ्री फॉल के केस में होती है। ओके। आगे लिखा भी है कि दिस इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर हाइट h से गिर रही होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होती है, 2GH होती है। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, टॉरिसेलीज लॉ कहते हैं। तो आपने देखा होगा, लाइक आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ना, v² v² माइनस u² इज इक्वल टू 2GH। ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। तो अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ते हो, छोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और ये नीचे आ रहा है, और ये h हाइट ऊपर था ग्राउंड लेवल से। तो v² माइनस ये u आपकी क्या है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2GH हो जाता है, और v² इज इक्वल टू 2GH के बराबर हो जाता है। तो v की वैल्यू जो आपको क्या मिल जाती है, √2GH के बराबर मिल जाती है। तो ये मैंने आपको दिखाया किसका, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो केस होता है ऐसा होता है। फ्रीली फॉलिंग मतलब आपने ऊपर से किसी बॉडी को छोड़ दिया, बिना कोई फोर्स लगाए, बिना उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है, और जब आप ये न्यूटन की इक्वेशन को यूज करते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को, तब आपको v² इक्वल टू 2GH मिलता है, और v इक्वल टू √2GH मिल जाता है। और यही सेम एक्सप्रेशन जो है टॉरिसेली ने कैलकुलेट करा था किसके लिए, वाटर, वाटर की जो स्पीड है उसके एफ्लक्स के लिए, वाटर या कोई भी लिक्विड है उसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए, यानी कि जितनी तेजी से वो बाहर आएगा। ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन याद रखना है वो v1 इज इक्वल टू √2GH, ये याद रखना है कि अगर कोई भी टैंक है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, कंडीशन ये है। ठीक है। कंडीशन क्या है कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर जब होगा, और जब ओपन टू द एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो वो वैलिड होगा, ये वाला। ठीक है। आ गया समझ सभी को। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डायनेमिक लिफ्ट। ठीक है। डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है ये, तो डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एयरप्लेन वेइंग अ हाइड्रोफॉइल और अ स्पिनिंग बॉल। तो देखो डायनेमिक लिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका ये होता है ना,
मान लो इस तरीके का जो है आपका क्या होता है, एरोप्लेन होता है। तो एरोप्लेन में जो क्या होता है, नीचे से जो इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उड़ पाता है। तो वो जो नीचे की तरफ से फोर्स लगता है इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। तो डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग, अ हाइड्रोफॉइल और अ स्पिनिंग बॉल। ठीक है, ये हाइड्रोफॉइल देख लेना, मेरे को नहीं पता, ये मैं मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या है हाइड्रोफॉइल। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। यानी कि नीचे प्रेशर कम होता है, ऊपर प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से ये लिफ्ट हो पाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो इन मेनी गेम्स सच एज क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल और गोल्फ वी नोटिस दैट अ स्पिनिंग बॉल, ठीक है, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी एज इट मूव्स थ्रू एयर। तो क्या होता है, जब बॉल स्पिन कर रही होती है, स्पिन का मतलब क्या है कि लाइक वो अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रही होती है, और वो जब हवा में होती है तो जिस पैराबोलिक पाथ को उसने फॉलो करना होता है वो उससे डेविएट हो जाती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो दिस डेविएशन कैन बी पार्टली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसको हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से इस डेविएशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने केस लिया है बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, यानी कि जब बॉल में कोई भी स्पिन नहीं है। स्पिन का मतलब ये कि जब आप बॉल को फेंक रहे हो एंड फेंकने के बाद अगर उसका एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन भी अगर बॉल के अंदर आ रहा है। एक तो बॉल आपने फेंकी है तो बॉल में एक क्या आ रहा है, आपका ट्रांसलेशन मोशन आ रहा है, ये लीनियर मोशन आ रहा है। लेकिन लीनियर मोशन के साथ साथ अगर वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, यानी कि उसमें स्पिन आ रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मान लो स्पिन नहीं आता तो उस केस में क्या होता है। तो 9.11a shows the streamlines around a non-spinning ball moving relating to a fluid। ठीक है, तो 9.11a ये वाला इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो इन्होंने फिगर दिया हुआ है यही दिया है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर बॉल है, और ये क्या है, ये आपकी एयर है। तो एयर के ये स्ट्रीमलाइंस आपको दिख रहे होंगे बॉल के चारों तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो आपको स्ट्रीमलाइन दिख रहे हैं नॉन स्पिनिंग बॉल के अराउंड, ठीक है, ये इसके रिलेटिव जा रहे हैं, मतलब फ्लूइड की नॉन स्पिनिंग स्पिनिंग बॉल मूविंग रिलेटिव टू अ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके रिलेटिव के बॉल मूव कर रही है। तो फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ स्ट्रीमलाइन इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अबव एंड बिलो द बॉल एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज द सेम, रिजल्टिंग इन जीरो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी वेलोसिटी है किसकी, एयर की, कहाँ, बॉल के ऊपर, और जो वेलोसिटी आपकी बॉल के नीचे है ये यहाँ पर क्या सेम है, जिससे क्या कोई भी प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर में ही आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि स्ट्रीम लाइंस बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो है यहाँ पर एयर की, मान लो अगर यहाँ पर ऊपर वी वेलोसिटी है और नीचे भी यहाँ पर क्या है, वी वेलोसिटी है, तो नेट जो यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना है, जीरो के बराबर है। और जीरो के बराबर अगर यहाँ पर है, मतलब वेलोसिटी दोनों तरफ सेम है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये चीज होती है। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रहता है ना। तो क्या है कि अगर आप यहाँ पर दो केसेस लेते हो, यानी कि बॉल के ऊपर वाली साइड में बर्नौलीज इक्वेशन को लगाओगे और बॉल के नीचे वाली साइड में बर्नौलीज इक्वेशन को लगाओगे, तो हाइट तो देखो लगभग लगभग सेम ही रहेगी बॉल की दोनों ही केसेस में। तो रो जी एच तो आपका पहले से कांस्टेंट है, और अब डिपेंड किस पे करता है, इस पर करता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर पे। तो अगर आप ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर ऊपर की बॉल के ऊपर वाले स्ट्रीम लाइंस के लिए बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, और बॉल के नीचे वाले स्ट्रीम लाइंस के लिए यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले ही हमने कह दिया कि भाई वेलोसिटी क्या है, सेम है, यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि v1 की वैल्यू v2 के बराबर हो गई। तो कहने का मतलब है हाफ रो v1 स्क्वायर आपका हाफ रो v2 स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। तो अगर हाफ रो v स्क्वायर और रो जी एच पहले से ही बराबर है तो भाई प्रेशर तो बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होता है, किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो बॉल के ऊपर जब बर्नौली इक्वेशन लगाओगे जो वो कांस्टेंट की वैल्यू देगा, वही कांस्टेंट की वैल्यू आपको बॉल के नीचे जब बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो वही सेम वैल्यू आपको वहां पर भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर की वैल्यू कब चेंज होगी, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी जो है एक तरफ आपकी ज्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ अगर कम हो जाती है उसके कंपैरिजन में, तो आपका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो
ऊपर के सरफेस में मैंने कहा, जैसे चलो दूसरा वाला एग्जांपल इसी का है, उसी को पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, तो द एयर देयरफॉर एक्सर्ट्स नो अपवर्ड और नो डाउनवर्ड। जब यहाँ पर कोई प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है तो आपका कोई भी फोर्स ना तो ऊपर लगेगा ना तो नीचे लगेगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या आता है, फोर्स आता है। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा किसी एरिया पर तभी आपका फोर्स लगेगा, अदरवाइज नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि बॉल जो है वो सीधा सीधा आपकी जाती रहेगी। अब दूसरा यहाँ पर जो एग्जांपल है वो आपका है बॉल मूविंग विद स्पिन, यानी कि बॉल घूम रही है और उसके साथ साथ मतलब बॉल जो है जा रही है उसके साथ साथ घूम भी रही है। ठीक है, तो ये आप सेकंड वाला जो केस देख रहे हो, सेकंड वाले केस में बॉल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये इस तरीके का एरो दिखा है। इस तरीके का एरो का मतलब है कि बॉल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी कर रही है। ठीक है, मतलब आपने उसको फेंका है और फेंकने के साथ साथ वो क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो स्पिनिंग बॉल है, स्पिनिंग बॉल का केस कैसा होगा, अ बॉल विच इज स्पिनिंग ड्रैग्स एयर अलोंग विद इट। ठीक है, इफ द सर्फेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग्ड। ठीक है, 9.11 shows the streamlines of air for a ball which is moving and spinning at the same time. The ball is moving forward and relative to the air is moving backward. तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जब ये बॉल आपकी मूव करती है, तो जब बॉल स्पिन कर रही होती है तो स्पिन करने के साथ क्या करती है, ये अपनी तरफ एयर को खींचती है। ठीक है, यानी कि क्या करती है, एयर को ड्रैग करती है। तो आप ये देख रहे हो, ये जब बॉल मूव कर रही है तो बॉल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एयर को इस तरीके से मतलब नीचे से क्या कर रही है, एयर को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही है। तो आप देख रहे हो ऊपर जो आपको एयर की क्वांटिटी दिख रही है वो ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू उसके नीचे। तो नीचे की जो एयर है जैसे क्लॉकवाइज ड्रैग कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ऊपर अपनी एयर इकट्ठी करती जा रही है, यानी कि जो एयर का वॉल्यूम है वो आपका क्या हो रहा है, ऊपर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जितना ज्यादा इसका रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या है, एयर ये ड्रैग करेगा। अब रफ सरफेस से इसका क्या मतलब है, बिकॉज यहाँ पर जो अडहेसिव फोर्सेस होंगे बॉल के बीच में और जो आपका एयर है उसके बीच में वो ज्यादा होंगे जब इसका रफ सरफेस होगा। ठीक है, तो इसके बाद है अ बॉल विच इज स्पिनिंग ड्रैग्स एयर अलोंग इट। ठीक है, इफ द सरफेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग। अगर सरफेस रफ होगा तो ज्यादा एयर ड्रैग होगी। तो 9.11 फिगर में आपको दिखाया हुआ है स्ट्रीमलाइन ऑफ एयर फॉर अ बॉल विच इज मूविंग एंड स्पिनिंग एट द सेम टाइम। द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो बॉल जो है आगे की तरफ जा रही है एंड रिलेटिव टू द एयर इज मूविंग बैकवर्ड। तो देखो बॉल जो है वो आपके आगे की तरफ जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी एयर है वो पीछे की तरफ ड्रैग हो रही है, यानी कि बॉल जो आपकी मूव कर रही है वो इस साइड पे कर रही है, लेकिन एयर जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड और एयर इज मूविंग बैकवर्ड। Therefore, the velocity of air above the ball relative to the ball is larger and below it smaller. ठीक है, the streamline thus gets crowded above and rarefied below. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसे मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पर इस तरीके से जब ये कंडीशन बन रही है, ये जो आपको स्ट्रीम लाइंस दिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो एयर का वॉल्यूम है वो आपका ऊपर की तरफ ज्यादा है और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, एयर का वॉल्यूम कम है। तो क्या है कि अगर यहाँ पर एयर का वॉल्यूम ऊपर की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल रिलेटिव टू द बॉल इज लार्जर एंड बिलो इट स्मॉलर। तो कहने का मतलब ये है, आप जैसे ये देख रहे हो जो ये स्ट्रीम लाइंस यहाँ पर बने, तो जो डेल्टा वी इस फ्लूइड का होगा, डेल्टा वी जो फ्लूइड का ऊपर की तरफ होगा, जैसे मैं इसको डेल्टा वी वन मान लेता हूँ। डेल्टा वी वन का मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है या जो इसका वॉल्यूम ऊपर की तरफ है। तो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो बर्नौली इक्वेशन, जब हमने सॉल्व करा था तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, जो डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है ए वन वी वन इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, या ए वन वी वन के बराबर होता है अगर आप डेल्टा टी को कंसिडर नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम ऊपर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर आपकी ऊपर होगी एयर की, और नीचे जो वॉल्यूम यहाँ पर एयर का है वो आपका कम है, और यहाँ पर ए टू वी टू डेल्टा टी हो जाएगा, या ए टू वी टू ले लो। तो अगर डेल्टा वी नीचे कम है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम नीचे है एयर का वो अगर कम है, तो यहाँ पर जो वी टू की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक चीज ये समझ आ जानी चाहिए कि वेलोसिटी का जिधर क्राउड ज्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी का वॉल्यूम जिधर ज्यादा होगा उधर वेलोसिटी, सॉरी एयर का वॉल्यूम जिधर ज्यादा होगा उधर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिधर एयर का वॉल्यूम कम होगा उसकी वेलोसिटी उधर कम होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो इसको मैं कह देता हूँ V1 और इसको मैं कह देता हूँ V2। तो V1 की जो वैल्यू है ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि V2 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, V1 की जो वैल्यू है वो आपकी V2 से ज्यादा हो गई। अब इससे होगा क्या,
अब आपका प्रेशर चेंज आएगा, ठीक है। तो दिस डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेसेस एंड देयर इज अ नेट फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपने फिर से वही करा, बर्नौली इक्वेशन लगाई। मैंने बोला कि भाई हाइट तो लगभग लगभग सेम है यहाँ पे, ठीक है। हाइट अगर आप बॉल के नीचे लो या बॉल के ऊपर लोगे तो लगभग लगभग आपको सेम मिलेगी, तो रोजी एच से इतना कुछ अफेक्ट नहीं आएगा। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, अगर रोजी एच एक कांस्टेंट हमारा बन गया ही दोनों केसेस में, तो अब जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ चुका है, यानी कि ऊपर वेलोसिटी v1 है और नीचे वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो ऊपर वाले केस में आपकी v1 वेलोसिटी होगी, ऊपर वाले के लिए अगर हम इक्वेशन लगा रहे हैं तो वो इक्वेशन ये बन जाएगी, और नीचे वाली जो इक्वेशन होगी यानी कि बॉल के नीचे वाले सरफेस पे अगर हम बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर है, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर रहेंगे। बर्नौली इक्वेशन अगर हम दोनों केसेस में लगाते हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको यहाँ पर पता है कि भाई v1 की वेलोसिटी क्या है, कम है, मतलब v1 जो वेलोसिटी मतलब ज्यादा है। तो v1 वेलोसिटी अगर ज्यादा है और आपने यहाँ पर इस वैल्यू को किसी कांस्टेंट k के बराबर रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू प्रेशर 1 की वैल्यू ये कम हो जाएगी। मान लो आपने k की वैल्यू को 20 मान रखा है और दोनों की वैल्यू यहाँ पर 10 और 10 है, यानी कि P1 की वैल्यू और हाफ रो V1 की स्क्वायर की वैल्यू दोनों की 10 10 है। अगर मैं हाफ रो V1 स्क्वायर की वैल्यू को 15 कर देता हूँ, यानी कि बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैंने इसकी वैल्यू को कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो अगर मेरे को राइट हैंड साइड में कांस्टेंट रखना है यानी कि 20 रखना है, तो लेफ्ट हैंड वाली जो साइड की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होकर 5 हो जाएगी। तो यानी कि V1 वेलोसिटी जैसे ही बढ़ी, P1 जो प्रेशर है उसकी वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। और उसी सेम तरीके से अगर आप नीचे की तरफ लगाते हो बर्नौली इक्वेशन, तो V2 की वैल्यू आपको पता है पहले से कम है, यानी कि ये वैल्यू कम है, तो प्रेशर P2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी चेंज होने से क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि V1 वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा थी, तो P1 जो प्रेशर है वो आपका कम यहाँ पर क्रिएट हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे जो P2 प्रेशर क्रिएट हुआ वो आपका ज्यादा था। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो P1 प्रेशर की वैल्यू अगर कम है और P2 प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, और अगर आप नेट प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, P नेट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, P2 माइनस P1 के बराबर आ जाएगी। तो ये जो नेट प्रेशर है किधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और मान लो किसी एरिया ए पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी नेट इंटू ए के बराबर हो जाएगी, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया। तो यानी कि ये नेट फोर्स जो है वो आपका किसकी कहां पर काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। और ऊपर की तरफ जब ये काम करेगा तो ये बॉल क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी कि ये क्या होगी, डेविएट होगी अपने पाथ से। यानी कि इसको जाना तो किधर था, ये जा तो इधर की तरफ रही थी, लेकिन ये अब ऐसे ऐसे जाएगी, मतलब ऊपर को थोड़ा हवा में उड़ते हुए जाएगी, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है किसके उसमें होता है, एरोप्लेन के या हेलीकॉप्टर के विंग्स में होता है। बताओ आगे समझ। Yes, sir. बताओ भाई बाकी लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका स्पिनिंग बॉल का एग्जांपल इस तरीके से समझ लिया। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, तो द स्ट्रीमलाइन दस गेट क्राउडेड अबव एंड रेरिफाइड बिलो, ठीक है। मतलब ये है कि बॉल के ऊपर जो स्ट्रीमलाइंस आपकी ज्यादा हो गई थी, तो दिस डिफरेंस इन वेलोसिटीज of air results in the pressure difference between the lower and upper faces and there is a net upward force। net upward force क्यों है, क्योंकि प्रेशर ऊपर ज्यादा, प्रेशर नीचे आपका ज्यादा था ऊपर कम था, तो नेट प्रेशर नीचे की तरफ से लग रहा है, नेट प्रेशर अगर नीचे की तरफ से लग रहा है यानी कि नेट प्रेशर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। और दिस डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसी चीज को, ये जो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मतलब पहले किसका डिफरेंस आया, वेलोसिटी का डिफरेंस आया, वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से क्या आया, प्रेशर डिफरेंस आया, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या लगा, नेट अपवर्ड फोर्स लगा। एंड नेट अपवर्ड फोर्स की वजह से कौन सा इफेक्ट आया, लिफ्टिंग इफेक्ट आया। एंड इसी लिफ्टिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। ठीक है, तो ये जो एरोफॉइल होता है, एरोफॉइल बेसिकली मतलब क्या है, जो आपका एयरप्लेन का जो विंग होता है ना, या जो पंख होता है या पर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एरोप्लेन का, उसी को एरोफॉइल बोलते हैं। तो उसकी शेप आप कभी देखना, एरोप्लेन का जो वो होता है वो मतलब ऐसा होता है, मतलब वो कुछ इस तरीके से, ऐसी शेप बनाई जाती है उसकी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसकी शेप बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में ये इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि 9.11 सी शोज एन एरोफॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फिगर दिया हुआ है, तो ये आप फिगर देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको सी वाला फिगर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें इन्होंने एरोफॉइल दिखा है। तो एरोफॉइल का शेप आप देखो, कुछ ऐसा शेप होता है ये वाला, इस तरीके से जो है आपका हवाई जहाज का जो पंख होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये इन्होंने बताया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस केस में बेसिकली होता क्या है कि विच इज अ सॉलिड पीस शेप टू प्रोवाइड एन अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर। तो जब ये हॉरिजॉन्टली एयर में मूव करता है तब ये धीरे धीरे उड़ना चालू करता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन लुक समवॉट लाइक द एरोफॉइल। ठीक है, with streamlines around it. When the aerofoil moves against the wind, the orientation of the wing related to the flow direction causes the streamline to crowd together above the wing more than those below it. The flow speed on top is higher than the than that below it. ठीक है, there is an upward force। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो शेप बनाया ना इसका एरोफॉइल का, ये जो आपका एरोप्लेन का जो विंग होता है वो कुछ आपका इस तरीके का है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ जो है वो आपका इस तरीके का है। तो इस तरीके से होने से बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पर आपकी विंड इसके ऊपर से गुजरते हुए जाती है, तो उससे होता क्या है कि यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला सरफेस है उस पे क्या होती है, आपकी ज्यादा विंड फ्लो करती है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर जो विंड का रहता है या जो एयर का वॉल्यूम यहाँ पर रहता है ऊपर वाले सरफेस पे इसका ज्यादा रहता है। बिकॉज आप देख सकते हो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो इसमें कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल फिगर इन्होंने यहाँ पर जो दिखाया हुआ था, इसमें अगर आप देखोगे सी वाले फिगर में, तो सी वाले फिगर में जो ऊपर वाला सरफेस है वो इसका कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका रहता है, आप ऊपर देखोगे यहाँ पर ये दिखाया भी हुआ है कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसके ऊपर ये जो स्ट्रीम लाइंस आ रही है वो आपकी क्या रहती है, ज्यादा क्राउडेड रहती है। और नीचे वाले में देखोगे तो ज्यादा क्राउडेड नहीं है, उनमें बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो इसकी शेप की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर इसके ऊपर से जो विंड फ्लो करके जा रही होती है वो आपकी कैसी होती है, ज्यादा क्राउडेड होती है। ज्यादा क्राउडेड का मतलब क्या है कि ज्यादा वॉल्यूम होगा वहां पर उसका एयर का, और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वहां पर उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी। अब ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वहां पर प्रेशर कम होगा, और नीचे अगर वेलोसिटी कम है एयर की तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा। और नीचे प्रेशर अगर ज्यादा यानी कि नेट अपवर्ड प्रेशर जो है वो लग रहा होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। और अगर नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है इसका मतलब ये है कि नेट अपवर्ड फोर्स काम करेगा। और इसी नेट अपवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है, एरोप्लेन उड़ पाता है। ठीक है, आगे समझ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि अ, जो आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, मोर क्राउड ऑफ स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर या विंड, इसका मतलब क्या हुआ, मोर वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और मोर वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब मोर वेलोसिटी, और मोर वेलोसिटी का मतलब लेस प्रेशर। ठीक है, तो मोर क्राउड ऑफ स्ट्रीमलाइन मतलब डेल्टा वी, जो चेंज आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है उसकी वैल्यू ज्यादा। डेल्टा वी अगर ज्यादा तो डेल्टा वी की जो वैल्यू वो आपको पता है क्या होती है, वी इंटू डेल्टा टी, और ए इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, ऐसा होता है ना। ठीक है, सॉरी, ए वी इंटू डेल्टा टी, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके जो हम वॉल्यूम निकालते हैं ए वन वी वन, तो ए वी इंटू डेल्टा टी यानी कि एरिया जितना है और वेलोसिटी जितना है वो आपका ज्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि वेलोसिटी जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और वेलोसिटी अगर यहाँ पर ज्यादा हो गई तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इस इक्वेशन को जब आप इस्तेमाल करते हो बर्नौलीज इक्वेशन को, तो वेलोसिटी अगर ज्यादा तो प्रेशर की वैल्यू कम। और ये कहां पर हो रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि अबव अबव सरफेस। अब सरफेस ये किसका हो सकता है, अभी जैसे हमने स्पिनिंग बॉल का केस का देखा था वैसे ही वो भी वहां पर भी यही चीज थी। और ये जो हम एरोफॉइल का केस देख रहे हैं या फिर विंग का केस देख रहे हैं, एरोप्लेन के विंग का केस देख रहे हैं, वहां पर भी ये सेम चीज हो रही है। और बिलो सरफेस में क्या चीज हो जाएगी, ये आपका किसके लिए था, अबव सरफेस के लिए था, यानी कि सरफेस के ऊपर आपकी सारी ये वाली कंडीशन देगी। और जो इसके नीचे वाला सरफेस है उसमें क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट आप इसका लिख दो, लेस क्राउड ऑफ स्ट्रीमलाइंस, यानी कि लेस वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मतलब क्या हो गया, लेस वेलोसिटी। और इसका मतलब क्या हो गया, मोर प्रेशर। ठीक है। अब मोर प्रेशर अगर नीचे है तो मोर प्रेशर नीचे होने का मतलब यह है कि पी नेट जो आपका लगेगा, नेट प्रेशर जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। और इससे हमें ये पता चलता है जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो भी आपकी ऊपर की तरफ लगेगी। और एफ नेट अगर ऊपर आ गया विंग के ऊपर तो इसका मतलब है लिफ्ट किधर होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे पता है बाद में ये चीज आपको याद नहीं रहने वाली। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर। और क्वेश्चन जिसने अभी तक भी नहीं किए तो वो कर लेना। और अभी जो हूं मैं आपको बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चंस और दूंगा करने को, तो वो भी कर लेना। ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। और उसके बाद कल जो है वो आपकी क्लास नहीं होगी, और परसों मॉर्निंग में भी नहीं होगी, फिर परसों इवनिंग में होगी। ठीक है, तो शाम को मिलेंगे सर फिर क्लास। इसका पीडीएफ भेज देना। क्या चीज? सर पीडीएफ इसकी। ठीक है, पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। उस दिन भी स्नेहा ने भूला था लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, चलो मैं भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो।